अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम बेसिक्स ऑफ इनफर्टिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम को देखा था कि मेल्स में और फीमेल्स में जो है वो जेनिटल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं जो मेल्स में या फीमेल्स के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई मेल पेशेंट आता है जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो आपने उसको वर्कअप जो है वो किस तरह से करना है और उसको कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करा दूँ कि इनफर्टिलिटी हम किसी भी कपल में तब लेबल करते हैं जब वो 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर भी जो है वो कंसीव करने के काबिल ना हो, यानी कम अज़ कम उनकी शादी को जो है वो 12 मंथ्स का पीरियड हो चुका हो और वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हों विद एडिक्वेट सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसके बावजूद वो कंसीव ना कर सकें, तो ऐसे कपल को हम जो है वो इनफर्टाइल कपल डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आपके पास कोई मेल पेशेंट आता है जो इनफर्टिलिटी की बात करता है, तो आपने उसका जो वर्कअप है उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज़ हिस्ट्री, नंबर 2 इज़ एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 इज़ लैब्स या इन्वेस्टिगेशंस। और हिस्ट्री में आपने सबसे पहले जो है वो ये पूछ लेना कि इज़ देयर एनी सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी आपने उससे पूछना है कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, वो सारे स्टेप्स जो हैं वो उसके अंदर इंटैक्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इरेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, लिबिडो के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। और उनका लाइफस्टाइल ज़रा पूछ लेना है कि आपको एडिक्वेट सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम और मौका जो है वो मिल जाता है या नहीं मिलता। उसी से रिलेटेड बात है कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स जो है वो आपने ज़रूर पूछना है कि वो वीकली जो है वो कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, राइट। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक जो है वो मिनिमल फ्रीक्वेंसी है टू अचीव प्रेगनेंसी। इसी तरह आपने एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की हिस्ट्री लेनी है। कुछ मेल्स जो हैं उनको बड़ा शौक़ होता है जिम करने का और मसल्स बनाने का, तो इस प्रोसेस के अंदर वो जो है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं और मिस यूज़ करते हैं, और इसकी एक्सेस की वजह से जो है वो उनका हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आपने ज़रूर पूछना है कि आप कोई ऐसा सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री पूछनी है कि जो बाकी फैमिली के लोग हैं जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम तो नहीं रहा। और इसी तरह आपने उसका ऑक्यूपेशन पूछना है कि कोई रेडिएशन एक्सपोजर वाला ऑक्यूपेशन तो नहीं है, या किसी भी मेलिग्नेंसी की वजह से उस पेशेंट के अंदर जो है वो एक्सपोजर टू रेडिएशन तो नहीं हुआ कभी। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री है। पर्सनल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं था जो आपके टेस्टिकल पे हुआ हो और उसकी वजह से जो स्पर्म की क्वालिटी है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, मैचुरेशन है, ये सारा प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरह अगर चाइल्डहुड में किसी को मम्प्स की डिज़ीज़ हुई हो, तो दैट कैन लीड टू ऑर्काइटिस, और वो ऑर्काइटिस जो है वो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद सोशल हिस्ट्री है, जिसमें आपने अल्कोहल के बारे में पूछना है, स्मोकिंग के बारे में पूछना है, किसी एडिक्शन के बारे में पूछना है, और स्ट्रीनस एक्सरसाइज के बारे में पूछना है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रीनस एक्सरसाइज कोई बंदा कर रहा है, तो दैट कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन द फर्टिलिटी। इसी तरह आपने मेंटल स्ट्रेस के बारे में पूछना है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में पूछना है, और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में पूछना है, राइट। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो बेसिकली हम तब बोलते हैं जब इरेक्शन हो, और इरेक्शन के बाद जो इजैकुलेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान जो है वो कोई स्पर्म की जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो ना हो सके, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि इजैकुलेशन जो है वो ठीक से ना हो सके, तो ऐसी कंडीशन को हम रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो इजैकुलेट है वो बाहर निकलने की बजाय बैकवर्ड जा रहा होता है, यूरिथ्रा से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा होता है, राइट। क्योंकि जिस वीडियो में हमने एनाटमी डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो है वो एपिडिडमस से स्टार्ट हो के वेल डिफरेंस से होते हुए, प्रोस्टेट से होते हुए यूरिथ्रा के अंदर आते हैं, और यूरिथ्रा से फिर वो उन्होंने एक्सक्रीट आउट होना होता है बॉडी से। लेकिन रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के केस में क्या होगा कि वो स्पर्म जो है वो एक्सक्रीट नहीं होंगे, बल्कि वो यूरिथ्रा के अंदर बैकवर्ड ट्रैवल करेंगे
और वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके सेक्रीट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जो है वो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं, और इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, राइट। या अगर यूरेथ्रा के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी जो है वो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो एग्जामिनेशन का है। एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने वाइटल्स देखने हैं, यानी ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट चेक करना है कि वो नॉर्मल रेंज में है या एब नॉर्मल है। इसी तरह आपने ब्लड शुगर रैंडम देखनी है कि जो शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल लिमिट में है या नहीं है। उसके बाद आपने पीनस का साइज़ चेक करना है कि साइज़ ठीक है या स्मॉलर तो नहीं है, और टेस्टिकुलर साइज़ देखना है कि टेस्टीज जो हैं उनका साइज़ ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करनी है, उनकी कंसिस्टेंसी नॉर्मली जो है वो फर्म होती है। तो अगर ये हार्ड मिल रही है आपको तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो उसको इवेलुएट करना ज़रूरी है, दैट मे बी सम प्रेगनेंसी और समथिंग। और इसी तरह आपने ये भी कंफर्म करना है कि टेस्टिकल शुड बी 2 इन साइज़, राइट। अगर कोई अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। और इसी तरह आपने प्रोस्टेटाइटिस की हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन भी देखना है कि वहाँ कोई टेंडरनेस तो नहीं है, लोकल टेंडरनेस तो नहीं है टेस्टिस के लेवल पे। इसी तरह आपने सिस्टाइटिस रूल आउट करना ज़रूरी है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उनको देखना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उसमें आप हिस्ट्री पे भी पूछ सकते हैं पेशेंट से कि आपके कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो नहीं, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है किसी के साथ। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर सकती हैं कि दिस पर्सन मे हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और एसटीडीज़ जो हैं वो यूजुअली सिफिलिस से होती हैं, एड्स में होती हैं, या नज़ेरिया गोनोरिया जो है ये काम करता है। उसके बाद आपने सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है और देखना है कि वो नॉर्मली डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। इसमें वॉइस ऑफ द पेशेंट है, बियर्ड है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपने देखना है कि जेनेटेलिया का साइज़ जो है वो दैट शुड बी नॉर्मल। और इसी तरह आपने आर्म पिट्स देखने हैं कि उसमें हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपने एग्जामिनेशन पे कंफर्म करने हैं, राइट। उसके बाद बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने स्पर्म एनालिसिस करना है। उसमें जो चीज़ें आपने नोट करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आपने स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करना है, उसमें आपने कंसिस्टेंसी देखनी है टेस्टीज़ की, और उसके बाद आपने पेटेंसी देखनी है वाज डिफरेंस की और सेमिनल वेजिकल्स की, राइट। इनको पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, राइट, टेस्टीज़ की। उसके बाद हार्मोन्स हैं जिसमें एलएच है, एफएसएच है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है एंड थायराइड प्रोफाइल है। ये कुछ हार्मोनल प्रोफाइल है जो किसी भी मेल पेशेंट के अंदर आपने जो है एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर करनी है कि जो इनके लेवल्स हैं वो नॉर्मल लिमिट में हैं या अपनी लिमिट से ऊपर या नीचे हैं, राइट। अगर हार्मोनल लेवल में कोई मसला आ रहा है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप इनफर्टिलिटी को जो है ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन एनालिसिस में जो है आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो बेसिकली इसमें 4 चीज़ें जो हैं उन पर हमने फोकस करना है। नंबर 1 इज़ वॉल्यूम ऑफ द एजैकुलेट, नंबर 2 स्पर्म काउंट, नंबर 3 मॉर्फोलॉजी एंड नंबर 4 मोटिलिटी, राइट। किसी भी पर्सन के अंदर एजैकुलेट का जो मिनिमल वॉल्यूम है वो 1.5 ml होना ज़रूरी है, राइट, यानी कम से कम 1.5 ml हो या इससे ज़्यादा हो। उसके बाद स्पर्म काउंट देखना है आपने, उसमें जो मिनिमल काउंट है वो 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए पर ml, राइट। उसके बाद मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में जो है 4% कम से कम स्पर्म जो है वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले होने ज़रूरी हैं। उसके बाद मोटिलिटी है, मोटिलिटी जो है वो टोटल मोटिलिटी 40% होनी चाहिए। इसमें रैपिड भी शामिल है, इसमें स्लगिश भी हैं, स्लो भी हैं, सब शामिल हैं। टोटल मोटिलिटी मिला के जो है वो 40% होनी चाहिए। तो याद रखने के लिए आप ये फिगर देख लें, ये 1.5 है और ये 1.5 है, ये 4 है और ये 40 है। तो ये आप सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ जो है वो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। वॉल्यूम शुड बी एट लीस्ट 1.5 ml, काउंट शुड बी एट लीस्ट 15 मिलियन, मॉर्फोलॉजी शुड बी एट लीस्ट 4% एंड मोटिलिटी शुड बी एट लीस्ट 40%, राइट। और इसी तरह रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि जो इजैकुलेट है वो बाहर आने की बजाय यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ड्रेन हो रहा होता है, और उसको डिटेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिनरी वॉल्यूम जो है वो पेशेंट से आपने कलेक्ट करना है, और उसके अंदर जब आप देखेंगे तो स्पर्म जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ये टेस्ट कंफर्म कर देगा कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रही है। उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन है,
इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो है वो आपने पेशेंट से हिस्ट्री पे पूछना है कि आपकी इरेक्शन जो है वो ठीक से हो सकती है या नहीं हो सकती है, या आप उसे ये पूछ सकते हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग में आप उठते हैं तो उस टाइम पे जो है वो इरेक्शन होती है या नहीं होती है। तो अगर सुबह उठने के टाइम उसको इरेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी इरेक्शन जो है वो ठीक है। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स नहीं होती तो ही मस्ट बी हैविंग सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसी तरह प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ। तो ये भी आपने हिस्ट्री पे उससे पूछना है कि आर यू हैविंग सम प्रॉब्लम विद इजैकुलेशन, इज़ इट प्री मेच्योर इजैकुलेशन और इट इज़ नॉर्मल इजैकुलेशन, राइट। तो अगर उसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है तो इसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके लिए जो कुछ सोल्यूशंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट मेल इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट होता है तो आपने किस तरह से उसका वर्कअप करना है, कौन से 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनमें आपने इस वर्कअप को स्प्लिट करना है और उसके मुताबिक आपने प्रोसीड करना है। हमने ये भी देखा कि नॉर्मल सीमेन एनालिसिस क्या होता है और उसमें कौन से 4 पैरामीटर्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जोज। अल्लाह हाफिज़।